हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 13 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 12 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। यह जो सेट है दोस्तों, वह 3/2/2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं जीके जीएस और करेंट का अपडेट करती हूँ, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सीरीज के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय जो है वह कारगिल का युद्ध 1999 में भारत और पाक के बीच हुआ था। तो इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों कि इंडिया और पाक के बीच 1999 में हुआ था। 26 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई 1999 को 1999। तो 26 जुलाई, इसी दिन से 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर कुछ ऑपरेशंस की बात करें, जैसे ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए 1948 में सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया था। अभी करेंट में हाल फिलहाल में बॉम्बे बॉकेट जो ऑपरेशन है वह उत्तराखंड में लगे आगों को बुझाने के लिए चालू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह कब घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो यह भारतीय खिलाफत कमेटी जुलाई 1921 में पारित किया था। अगर हम लोग खिलाफत कमेटी की बात करें तो खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में हुआ था। इस कमेटी का गठन अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद और हजरत मोहानी के सहयोगों से हुआ था। अप्रैल 1919 को बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में है दोस्तों, इस डेट को याद रखिएगा। 1920 में, अगस्त 1920 में खिलाफत असहयोग आंदोलन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये नवंबर 1922 में नहीं हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। चौरी चौरा यूपी में है दोस्तों, उस जगह का भी नाम याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो जो सियांग नदी है वह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर एक पुल बनाया गया था, जो भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल था। इसका उद्घाटन 2019 में किया गया था। इस पुल को ब्योरंग पुल के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक लोकटक झील है दोस्तों, जो लोकटक, याद रखिएगा, लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। इसी में किमी लामजाओ तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है। लोकटक झील को मणिपुर का जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर, तो इसको भी याद रखिएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा।
तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा नहीं लिखती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस है तो इसको सुनिए, जितना बार सुनिएगा उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। 1586 में द लिटिल बैलेंस या इसका नाम है ला बैलेस्टा, द लिटिल बैलेंस या ला बैलेस्टा पुस्तक किसने लिखी थी? यह गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन 1586 में हुआ था। इस पुस्तक में गैलीलियो ने हवा या पानी में वस्तुओं को तौलने के लिए सटीक संतुलन का वर्णन किया है कि किसी भी वस्तु को हवा या पानी में कैसे तौल सकते हैं, इसके बारे में इस बुक में चर्चा किया गया है। आर्किमिडीज की बात करें तो यह उत्प्लवन के सिद्धांत से संबंधित हैं। कैरोलस लिनियस, जिनको वर्गीकी का जनक कहा जाता है, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। GSAT-7A था। GSAT-7A जो था दोस्तों, उसको GSLV F-11 से लॉन्च किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2018 में लॉन्च किया गया था। GSLV की फुल फॉर्म दोस्तों इसको याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है। इसरो की अगर बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसको याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। इन्हीं का भी एक फेमस बुक लॉन्च हुआ है, शेर जिसने चांदनी पी ली, इनको याद रखिएगा। DRDO के अध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है कभी कभी, तो बी समीर कामत है, बी समीर कामत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन पानी की उपलब्धता कराने के लिए कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी दैनिक कार्यक्रम को करने के लिए 55 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अधिनियम पानी का अधिकार प्रदान करने के कानून बनाने की घोषणा किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? तो ओरछा जो है दोस्तों वह पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है, तो ओरछा जो है वह याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, MP में। MP के निवाड़ी जिला, इसको याद रखिएगा, MP के निवाड़ी जिला में है। 2019 में इसको अस्थायी रूप से विश्व अस्थायी सूची में शामिल किया गया था और 2020 में इसे अस्थायी सूची की श्रेणी में रखा गया था, याद रखिएगा। इसको मध्य प्रदेश में है। अगर हम लोग कुछ राइट की बात कर ले दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन था कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी के लिए कानून कौन पारित किया है, तो MP। राइट टू वाटर के लिए लॉ MP पहला स्टेट था, MP इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू राइट टू वाटर लॉ। MP भारत का पहला ऐसा राज्य था जो पानी के लिए कानून को पारित किया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो भारत के मैरी कॉम, याद रखिएगा। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। तो ये भारत
में 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बन चुकी है, यानी 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के विजेता मैरी कॉम रहे हैं। इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र जो हमारा है बंगाल गजट, तो बंगाल गजट जो है वह 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट को 1780 में प्रकाशित किया गया था। इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिक्की, जेके हिक्की के द्वारा 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। इसको द कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि बंगाल गजट को और किस नाम से जानते हैं? द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। 1782 में इसे बंद कर दिया गया था। और दूसरा हमारा जो भारत का दूसरा समाचार पत्र था वह इंडिया गजट था। सेकंड भारत का समाचार पत्र याद रखिएगा इंडिया गजट, इंडिया गजट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बीजी तिलक का दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले, एनी बेसेंट, तो ये कॉमनवेल्थ पत्रिका इनका था। बीजी तिलक की बात करें तो केसरी और मराठा था, इनको भी याद रखिएगा, ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको द्वार प्लाज्मा या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं जीवित एवं अर्धपरागमय झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो है दोस्तों वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसको भी याद रखिएगा, और यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है। ये जो चिकनी पेशीय उत्तक होता है, तो दोस्तों अगर हम लोग ईआर की बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये 2 पार्ट्स में होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो एक चिकनी होता है और एक खुरदरा होता है। तो जो चिकनी स्मूथ होता है उस पर जो हमारा होता है वह लिपिड का यानी कि फैट का निर्माण होता है, और जो रफ है उस पर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो कोशिका सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। 1786 में जीवित कोशिका का खोज एंटोइन लुइमेनहॉक के द्वारा किया गया था। अगर कोशिका के केंद्रक की बात करें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था। कोशिका का ऊर्जा निर्माण की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में जो स्थित है दोस्तों वह मालाबार क्षेत्र है। अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो इसका गुजरात से सूरत, तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक है। गुजरात से सूरत और तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को 4 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। और वह 4 वर्ग कौन कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात का मैदान तटीय भाग है, कोंकण का तट है, दमन और महाराष्ट्र, दमन और दीव से लेके महाराष्ट्र कह सकते हैं, दमन द्वीप जो महाराष्ट्र के नज़दीक है। तो महाराष्ट्र से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहते हैं, गोवा से मंगलुरु के बीच के तट को कन्नड़ तट कहते हैं, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच के तट को मालाबार तट कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि मंगलुरु से कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, तो कन्याकुमारी के बीच के तट को मालाबार तट कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वह चंद्रभागा समुद्र तट को मिला है। चंद्रभागा समुद्र तट जो है दोस्तों वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी
जो नदी है वह महानदी है, जिस पर भारत की सबसे बड़ी जो बनाया गया है वह हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी में बनाया गया है, महानदी पर, उड़ीसा में है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वह रेड क्लिफ सीमा है। रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के सीमा के विभाजन करने के लिए किया गया था। मैनहीरम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरैंड रेखा जो है वह भारत और अफगानिस्तान, जिस समय दोस्तों भारत 1947 से पहले जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तो वह भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। डुरैंड रेखा वर्तमान के भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, तो इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि 39वीं समानांतर रेखा किसके पास है? यूएसए और कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा भी याद रख लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच है, तो ये सब पूछ लेता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच है, तो ये सब पूछ लेता है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जितना ज़्यादा लिखेंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए सुनने का कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो केरल का एक पारंपरिक जो रंगमंच है उसको कृष्णाट्टम के नाम से जानते हैं। यह जो रंगमंच में यह जो नाटक होता है दोस्तों वह 8 दिनों तक चलता है और 8 दिन में 8 अलग अलग नाटक प्रस्तुत किया जाता है। यक्षगान जो है दोस्तों, अगर यक्षगान की बात करें तो यह कर्नाटक का है। आपका नाच जो है वह एमपी का है। यक्षगान कर्नाटक का है। और तेरुकुथु की अगर बात करें तो यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु। अगर भारत में अगर बात कर ले शास्त्रीय नृत्य की, तो कुछ शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सतारिया कहाँ का है? सबसे नया है तो सतारिया असम का है। दोस्तों बोल देते हैं, लिखने में टाइम लगेगा। सतारिया असम का है आपका। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद अब भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा उत्तर भारत का कथकली कहाँ का है? तो उत्तर भारत विशेषकर यूपी का है, तो ये सब याद रखिएगा। उड़िया उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा अनुच्छेद 14 में परिभाषित किया गया है। समानता का अधिकार हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में यूएस अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल की अगर बात कर ले तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच मूल अधिकार की चर्चा किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 19 में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, जिसे निजता का अधिकार कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रावधान का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? दोस्तों अभी हम लोग बात किए थे, तो लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील जो है वह मणिपुर में है। मणिपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर के नाम से लोकटक झील को जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। स्थानीय भाषा में इसको फूमडिस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मणिपुर में लोकटक झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो फूमडिस कहते हैं, याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा कि पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील केरल में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडारण है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट को भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट के भंडारण के लिए घोषित किया गया था। भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडारण अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में, याद रखिएगा, हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वह कोलकाता में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1851 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था? तो यूएन मिशन का फोर्स कमांडर शैलेश तिनकर को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में अगर हम लोग बात कर लें कि यूएन मिशन का फोर्स कमांडर कौन है, तो एडन भैट बत्सुडी हैं, जो मंगोलिया के हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, मेजर जनरल एडन बत्सुडी। अगर हम लोग बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद होते हैं दोस्तों, उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 जो अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनको याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य को वीटो पावर का अधिकार है, जिसे न कहने का अधिकार होता है। अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं परमानेंट होते हैं, और अस्थायी का प्रत्येक 2 साल के बाद दोस्तों उनको 2/3 जो 1/3 जो उनमें के सदस्य होते हैं वह ट्रांसफ़र होते हैं, और उनके जो अस्थायी सदस्य होता है वह महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले पॉजिटिव स्फीयर में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। यह जे थॉमसन के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया था, जिसको हम लोग तरबूज मॉडल कहते हैं, या पीपी मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बोड होते हैं। अगर हम लोग इसका बात कर ले तो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। कमिलो गोल्जीवडी का खोज किए थे। नील्स बोर का बोर्स सिद्धांत भी दिया गया था। रदरफोर्ड परमाणु का खोज किए थे, तो इनका भी याद रखिए। नॉस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नॉस्कॉम के पूर्ण रूप पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज फुल फॉर्म एगो जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये ट्रेंड है क्वेश्चन का। नॉस्कॉम की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वह न्यू दिल्ली में है। तो हेड क्वार्टर में न्यू दिल्ली याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1988 में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समकक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो कंप्यूटर का जो डेटा सिक्योरिटी होता है, जिसको डेटा सुरक्षा हम लोग बोलते हैं, उस डेटा सिक्योरिटी के द्वारा ही अगर मान लीजिए कि कोई अनधिकृत संशोधन या नष्ट हो गया, तो उससे हमारे डाटा को संरक्षण करने का काम डेटा सिक्योरिटी के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। एचटीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है, तो यूआरएल का याद रखिएगा कि यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों आप लोग कि HTTPS लगा देता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है। तो ये सब फुल फॉर्म याद रखिएगा। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। DVD का पूछ लेता है,
तो इसको भी याद रखिएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया था। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और तापीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1866 में। इसको याद रखिएगा। बीजी तिलक जो थे यह मराठा और केसरी पत्रिका का संपादक थे। मराठा जो था वह इंग्लिश में था और केसरी जो था वह मराठी भाषा में था। तो इनको WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इनको याद रखिएगा, जो कि बम्बई में अधिवेशन हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में जो उनका शक्ति है, कर्तव्य है, उनका जो काम होता है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में है। तो इसको याद रखिएगा। भारत के जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनको भी याद रखिए। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञानम शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो अभिज्ञानम शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र भरत थे। इनको याद रखिएगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के द्वारा बहुत से लिखा गया है बुक, जिसमें याद रखिएगा अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब उनका लिखा हुआ फेमस बुक है दोस्तों। एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। रघुवंशम, अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूतम, मालिकाग्निमित्रम, ये सब उनका फेमस है। अगला क्वेश्चन, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। तो यह राजस्थान सरकार था। उस समय करंट का क्वेश्चन था कि 2019 में भारत ई सिगरेट के उत्पादन में 2019 में अपने राज्य के भीतर यानी राजस्थान के अंदर कोई भी आदमी ई सिगरेट का उत्पादन नहीं करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही विज्ञापन करेगा और न ही इसको बेच सकेगा। इस पर प्रतिबंध लगाने का काम राजस्थान सरकार किया था। चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, सबसे पहले राजस्थान ही लागू किया था। अभी दोस्तों पहले हैं ऊपर के क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन पानी के लिए यानी कि वाटर कानून को सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में किया जाता है। ऑक्सीजन जो O2 गैस है दोस्तों, उसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में लगभग 21% है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल में 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी भी चीज़ के दहन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है।
तो दोस्तों इसको याद रखें। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। आर्गन 0.09% है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मात्रा आर्गन्स की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है वह औरंगाबाद में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो यह इसे विश्व अजंता की गुफाएं जो है उसको विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। यूनेस्को की स्थापना याद रखिएगा 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और पेरिस जो है दोस्तों वह सीन नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। कभी कभी किसी किसी का हेड क्वार्टर जो फेमस है दोस्तों वो पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे है। तो वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? तो यह कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ यह विश्व में ब्लॉकचेन पर सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए यह सिग्नेचर किया है, अनुबंध किया है, जो कि हमारा विश्व बैंक है। तो विश्व बैंक से आप याद रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में 27 दिसंबर 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना दोनों 1944 में ही हुआ था। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है, इनको भी याद रखिएगा। आईआरडी को विश्व बैंक की उधार की खिड़की के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक जो है दोस्तों वह दीर्घकालिक लोन प्रदान करता है, जबकि आईएमएफ अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इसको भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो चरमपंथी नेता दोस्तों इसका मतलब होता है गर्म दल के नेता। तो बाल गंगाधर तिलक। गर्म दल में 3 नाम तो एकदम फेमस है दोस्तों, जिनको याद रखिएगा, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे दोस्तों वह गर्म दल के फेमस नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये लोग उदारवादी यानी कि नरम दल के नेता थे, इनको याद रखिए। आगे, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो फोरट्रॉन जो है दोस्तों वह कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय, जिसको हम लोग गणित के रूप में उपयोग करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सा है। फोरट्रॉन है आपका, उसके बाद फोरट्रॉन के बाद याद रखिएगा आप लिनक्स है, लिनक्स के बाद आपका कोबेल है। ये सब प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाती है? तो ये कार्बन है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि कार्बन ऐसा तत्व है जो सभी जीवों को या हम लोग जो उपयोग करने वाली कोई चीज़ है तो उसका आधार होता है। कार्बन जो है उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब को हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा।
उपधातु के रूप में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग में निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो सफल परीक्षण है वह DRDO के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो बी समीर कामत है, तो इनको याद रखिएगा नाम। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे ज़्यादा UK में है, यूनाइटेड स्टेट। तो याद रखिएगा सबसे अधिक है। भारत के पास अभी वर्तमान में टोटल 28 है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में इनमें से किसे ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये वर्तमान में भी ICC क्रिकेट इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है दोस्तों, इसका याद रखिएगा ICC का। तो मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार विराट कोहली को ही मिला है, तो याद रखिएगा। और महिला में एलिस पेरी को मिला है और पुरुष में विराट कोहली को मिला है, तो याद रखिएगा। हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जानते हैं, माही MS धोनी को कहते हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है दोस्तों, जो कि हाल फिलहाल में अभी संन्यास ले लिए हैं डेविड वार्नर, तो इनको भी याद रखिएगा। विराट कोहली को रन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो प्रति वर्ष जो है दोस्तों वह PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 राशि प्रति वर्ष दिया जाता है। यह राशि जो है दोस्तों 2,000 की इंस्टॉलमेंट पे दिया जाता है। यह 4 महीने में एक बार आता है 2,000 और 4/3 बार साल में 3 बार आता है यह किस्त, और यह 6,000 रुपये होते हैं। PM किसान सम्मान निधि की अगर शुरुआत की बात करें तो 2019 में हुआ था। यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल का नामकरण का आधार इसका घनत्व समान जल से 3 गुना होता है। भारी जल का फार्मूला D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। भारी जल को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि इसका आधार क्या है। तो इसका घनत्व समान जल से 3 गुना अधिक होता है। पानी का घनत्व जो सबसे अधिकतम होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पानी का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पानी का pH मान 7 होता है जिसके कारण वह उदासीन होता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत उसमें गोवा के मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री की बात करें तो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को चेंज किया गया है। प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल के 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 155 में है, याद रखिएगा। तभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों के राज्यपाल की चेंजिंग हुआ है, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है, और जो पहले केरल के राज्यपाल थे और केरल के राज्यपाल विश्वनाथ अलंकर को बनाया गया है, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद सावंत दोस्तों एक देख लीजिए कि स्वीकृत पॉल कुमार है और प्रमोद सावंत 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो साहित्य के लिए जो साहित्य का रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार है वह राणा दास गुप्ता को मिला था 2019 में। अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात कर लें कि साहित्य के लिए
रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसा मिला है? ये सुकृत कुमार पॉल को मिला है, सुकृत कुमार पॉल, इनका नाम याद रखिएगा। 2024 का मिला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के अगर गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि भारतीय गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जबकि पहले गवर्नर की अगर बात करें तो वह वसवर्ण स्मिथ थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई है। ये भारत में जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर भी रह चुके हैं, भारत में वित्त मंत्री के पद पे भी रह चुके हैं, भारत में प्रधानमंत्री के पद पे रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारे पोस्ट पे रहे हैं, यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये जो थे दोस्तों, मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में जाना जाता था। जब यह 1991 में भारत के वित्त मंत्री के पद पे थे तो भारत में एलपीजी लाया गया था। एलपीजी लाने का श्रेय मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनको याद रखिएगा। भारत का एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जो आरबीआई के गवर्नर थे, जिनका अभी वर्तमान में भारत के नोटों पर सिग्नेचर है और वह नोट भारत में चलती है। इनको 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत के दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो इनको ये सब फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर सेट अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिए दोस्तों। हम सब मिलकर तैयारी को बेहतर करेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को भी करते रहिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।